गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। हमारा फोर्थ चैप्टर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हमने कल जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें स्टार्ट किया था। लाइव में भी आपको पढ़ाया था और उसके बाद उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के, और उसमें से तीनों के नाम जो बताए थे आपको। प्रोडक्ट मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, सेकंड इज़ इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड जिसमें हमने जो प्रोडक्ट मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड जिसको बोलते हो, हमने स्टार्ट किया था। और उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो जीडीपी एमपी को एस्टिमेट करना है, उसके बाद फिर उसको एडजस्ट करना है एनएनपी एफसी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। और उसके प्रोसेस क्या था कि इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, देन एनआईटी को माइनस करना है और एनएफआईए को ऐड करना है। ये सब बातें डिटेल से मैंने बता दी थी। इस फोकस जोन को आप फोकस जोन में जो फ्लो चार्ट है इसको आप मेमोराइज़ करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी मेथड में, वो था प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। मतलब जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन में, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो उसमें नंबर 1 है वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी। जो सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सेकेंड हैंड गुड्स, सर्विसेज तो सेकेंड हैंड नहीं होती हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है उसको जीडीपी में हमने इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज वो सेकेंड हैंड गुड्स उस ईयर में ही जीडीपी में इंक्लूड हो चुकी जिस ईयर में उनका प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था। ओके, हमें केवल फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की हुई गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी में इंक्लूड करना है, फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकंड, कमीशन अर्न गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो तो इंक्लूड नहीं होंगी, बट उन सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करने में जो ब्रोकर कमीशन कमाते हैं, उस कमीशन को आपको इंक्लूड करना है एनआई एस्टिमेशन में, बिकॉज वो कमीशन जो है वो एक तरह का रिवार्ड है, रिवार्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। जैसे कोई व्हीकल है या कोई मकान है जो ईयर 2016-17 में बना था, उसकी वैल्यू को हम ईयर 2021-22 की एनआई में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अगर वो मकान ईयर 21-22 में सेल होता है और सेल करने के प्रोसेस में जो उसका ब्रोकर है, जो उसका दलाल है, उसको कमीशन के तौर पे 25-50 हज़ार 1 लाख रुपया जो भी है कमीशन दिया जाता है, तो वो कमीशन जो है वो एनआई में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो रिवार्ड है सर्विस का जो फर्स्ट टाइम हुई है। ओके, मकान की वैल्यू नहीं होगी ऐड, लेकिन उस मकान को बेचने में जो कमीशन अर्न हुआ है वो ऐड होगा। नेक्स्ट इज ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड, बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट। कोई फर्म या कंपनी जो है अपने द्वारा प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट को अपने खुद के लिए यूज़ करती है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को एनआई में इंक्लूड करेंगे। दे आर सिंपली नॉट सोल्ड ओइंग टू देयर नीड बाय द प्रोड्यूसर। उनको बेचा क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को उनकी ज़रूरत थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर है कि कार्स यूज बाय द कार प्रोड्यूसर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एम्प्लॉयज़। कोई कार कंपनी है जो कारें बनाती है, बट वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को घर से ऑफिस से घर ले जाने के लिए कार अवेलेबल करवाती है अपनी तरफ से। पर्क्स वगैरह में उनके इंक्लूड है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तो वो जिन कार्स को यूज़ करेगी वो कारें उनकी फैक्ट्री में बनी हुई होंगी जिनको वो बेच नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो उन कार्स की वैल्यूज़ को भी एनआई में इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से मिलता जुलता है कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। आपके खुद के कंजप्शन के लिए आप कोई बंदा जो है कुछ प्रोडक्शन करता है तो उसको वो बेचता नहीं है, बट वो कंज्यूम करता है, तो उस सेल्फ प्रोडक्शन को भी एनआई में इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे वीट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ। किसान जो है वो गेहूं उगाते हैं अपने खुद के लिए, और जितना भी वो गेहूं उगाते हैं और कंज्यूम करते हैं, उस गेहूं की, उस वीट की जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो एनआई में इंक्लूड होगी। क्योंकि अगर वो उगाते नहीं तो उनको मार्केट से खरीदना पड़ता, या फिर अगर वो खुद कंज्यूम नहीं करते तो वो उसको मार्केट में सेल करते। ओके, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट जो है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू को भी एनआई में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होती है। इन केस अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को
बी के अकाउंट में लेते हैं एनआई एस्टिमेशन के, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दैट प्रॉब्लम इज़ डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। और इस डबल काउंटिंग प्रॉब्लम के चलते जो नेशनल इनकम का जो साइज़ है वो एक्चुअल साइज़ से कहीं ज़्यादा ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल से अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में और डिस्कस करेंगे। तो प्रिकॉशंस में ये ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को एनआई एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड होम हाउस इज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो घरों में लोग रहते हैं अपने खुद के घरों में, उन घरों का जो एक इम्प्यूटेड रेंट है उस रेंट को भी आपने एनआई में इंक्लूड करना है, बिकॉज ऑल बिल्डिंग्स हैव देयर रेंटल वैल्यू। हर एक बिल्डिंग की अपनी रेंटल वैल्यू होती है, इनकम जनरेट होती है। तो अगर आप खुद के मकान में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में रह रहे हैं। आप अगर किसी का किराए से लेके रहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, या फिर अगर आप इसमें खुद ना रहते आप किसी को किराए पे देते हो तो इनकम जनरेट होती, और उस इनकम को आपने एनआई के अंदर इंक्लूड करना है। इसलिए एक इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू जो है हर एक घर की वो एनआई में इंक्लूड होगी। और उसके बाद 7th पॉइंट जो है वो है आपका सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। देखिए यहाँ पर जो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन तो इंक्लूड होगा एनआई में, बट जो सर्विसेज है सेल्फ कंजप्शन के लिए वो इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज इन सर्विसेज को की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसको एस्टिमेट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। तो ये 7 प्रिकॉशंस आपको यूज़ करनी है जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। While estimating national income at the market value of the final goods produced in the economy, it's likely to encounter the problem of double counting. The problem of double counting arises when the value of certain goods is counted more than once. जब कुछ चीज़ों की वैल्यू को एक बार से ज़्यादा बार काउंट कर लिया जाता है तो उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस हैपन्स व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। और ऐसा कब होता है? जब हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। ओके, एज फार एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेनर इज कंसर्न, जहाँ तक एक अकेले एंटरप्रेनर, एक अकेली फर्म की बात है, तो इट सेल्स इट्स गुड एज फाइनल गुड। तो ये अपनी जो प्रोडक्ट बेचती है वो उसके लिए फाइनल गुड होता है। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि किसान जो था उसके लिए फाइनल गुड जो थी वो वीट थी। जो फ्लोर मिल वाला ओनर था उसके लिए फाइनल गुड जो थी वो आटा थी, फ्लोर थी। उसके बाद बेकर के लिए फाइनल गुड ब्रेड्स थी। तो हर एक फर्म के लिए जो फाइनल गुड है वो सेल कर रहा है वही फाइनल गुड है। बट इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू क्लासीफाई सेल्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेनर्स एज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड डिपेंडिंग ऑन देयर एंड यूज। लेकिन जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हमें ये डिफ्रेंशिएशन मेंटेन करना पड़ेगा कि उन गुड्स में से फाइनल गुड कौन सी है और इंटरमीडिएट गुड कौन सी है। इसको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि जैसे कोई किसान है, वो